जी एडमिशन्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली बता देंगे कि हम आखिर कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सॉल्यूशंस को। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कंसंट्रेशन के बारे में। पहले फेज में हम जो है स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन को, और दूसरे फेज में स्टडी करेंगे अबाउट दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पे डिटेल में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि आखिर सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। तो सॉल्यूशन आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन जो है हमेशा दो सैंपल्स अपने अंदर रखता है। एक वो सैंपल, एक वो मटेरियल, वो कंपाउंड जो कि थोड़ी अमाउंट में है, और एक वो मटेरियल, वो कंपाउंड जो कि ज़्यादा अमाउंट में है। जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपने लेट्स से दैट कि ये पानी है, पानी के अंदर आपने इसमें नमक डाल दिया है, इसमें आपने चीनी डाल दी है, शुगर डाल दी है, ग्लूकोज डाल दी है। ये ग्लूकोज है और ये शुगर है, चीनी आप खाते हैं। तो अगर आपने इसमें डाल दिए तो आप देखें आपके पास जो है इस वक्त लेट्स से दैट कि आपने इसमें कुछ और भी डाल दिए हैं। तो लेट्स से दैट इसमें आपने थोड़ी सी पत्ती भी डाल दी है। अब पत्ती एज अ होल इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ कंपाउंड्स। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि पानी जो कि एक कंपाउंड है जो कि ज़्यादा मिकदार में है, वो एक ही वैल्यू है, जबकि जो सॉल्यूट है वो हमने बहुत से इसके अंदर डाल दी हुए हैं। तो सॉल्यूट की वैल्यू वेरी कर सकती है। सॉल्यूट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप कह लें कि जो सॉल्वेंट है वो हमेशा एक ज़्यादा क्वांटिटी वाला कंपाउंड होगा। कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन की बड़ी टाइप्स हैं। जैसे सोल्यूशन आपको पता है कि अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो है स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड है लेट्स से दैट, उसके साथ सॉलिड को ही आप ऐड कर सकते हैं। कोई लिक्विड है उसके साथ आप लिक्विड को ही ऐड कर सकते हैं। कोई गैस है तो उसके साथ गैस को भी आप ऐड कर सकते हैं। गैस कम मिकदार में होगी, ज़्यादा मिकदार में होगी तो वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। गैस ही कम मिकदार में होगी तो वो जो है सोल्यूट होगा। गैस ज़्यादा है, 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस हवा में मौजूद है, तो ये क्या है? ये सॉल्वेंट है। और 21% ऑक्सीजन गैस जो है वो हवा में है, तो ये सोल्यूट है। तो ये भी सोल्यूशन, यानी हवा भी एक सोल्यूशन है जो कि गैस इन गैस है, यानी कि गैस को ही आपने गैस में डिसॉल्व किया हुआ है। लिक्विड इन लिक्विड की अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आपके पास लेट्स से दैट कि एक लिक्विड है जिसको आप कह लें डीजल है, ठीक है, एक नाम है लिक्विड का डीजल, और एक लिक्विड का नाम है पेट्रोल, ठीक है, या फिर आपके घरों में जो है ऑयल होता है, घी होता है, ठीक है। तो दोनों लिक्विड है, डीजल भी लिक्विड है, या आप कैरोसिन ऑयल ले लें, कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल, तो ये भी क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड को लिक्विड में आप डिसॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम मिसिबिलिटी की बात भी करते हैं। मिसिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये मिक्स हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये कैरोसिन ऑयल डीजल में मिक्स होता है, डीजल कैरोसिन ऑयल में मिक्स हो सकता है। डिपेंड करता है आपने मिकदार ज़्यादा किसकी लेनी है। लेट्स से दैट कि कैरोसिन ऑयल ज़्यादा लिया, डीजल कम लिया, तो कैरोसिन ऑयल सॉल्वेंट हो गया और डीजल जो है वो सॉल्यूट हो गया। इसी तरह से आप किसी भी रेशो को क्रिएट कर सकते हैं। अब सॉलिड इन सॉलिड का जो एग्जांपल है वो एलॉय है, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉलिड चीज़ के अंदर आपने किसी सॉलिड चीज़ को मिक्स कर दिया है। कॉपर ज़्यादा मिकदार में आपने ले लिया, जिंक आपने कम मिकदार में ले लिया, तो आपको बनता हुआ नज़र आया ब्रास, जिसे आप पीतल कहते हैं। बस पे गाना भी बनाया कि दुनिया पित्तल दी, तो आगे नहीं मैं बोलूँगा, तो अगर अभी पढ़ाई हो रही है इसको चिल नहीं करना चाहेंगे हम। तो बात में कह रहा था कि सॉलिड इन सॉलिड का ये क्या होगा? एक मिक्सचर होगा, एक सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया सॉल्यूशन बेसिकली होता है क्या। अब हमें बस गेम खेलते जाना है और चैप्टर को स्टडी करते जाना है।
डिफरेंट टर्म्स होती हैं, कोई भी चैप्टर होता है ना उसमें डिफरेंट टर्म्स आती हैं, कुछ अल्फाज आते हैं, फिर उनके पीछे एक पूरी कहानी होती है। तो ये कहानी हमने सुनानी है और आपने सीखते जानी है, और फिर आपके पेपर में जो है ये कहानी दोबारा आनी है जिस पे आपने उसको लिखना है, और इंशाल्लाह फिर आपके नंबर भी इसमें आ जाएंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर फिर भी आ जाएंगे अगर एग्जामिनर चाय पी रहा होगा। तो अगर चाय नहीं पी रहा हो, पेपर देख रहा है, पढ़ रहा है, तो फिर नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली नंबर नहीं देगा इस बात से। तो बहरहाल इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे, तो आपकी बुक का जो पहला पेज है उसमें क्या क्या बातें हैं पहले पेज में वो हम करेंगे। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कंसंट्रेशन का आज इंशाल्लाह ये पहला पार्ट है कंसंट्रेशन का, होप सो अगर मैं पहले पार्ट में सारी बात कर दूं, हो सकता है मेरा नेक्स्ट पार्ट भी हो इसके ऊपर, तो आप ज़रूर देखिए। बाकी अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स होते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करें, सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहाँ से आप मुझे देख सकते हैं। या आप वीडियो को एंड पे ले जाएं और वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट बनती हुई थंबनेल नज़र आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट पूरी प्ले हो जाएगी। या आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी वर्ड लिखें, जैसे आपने वर्ड लिखना है कंसंट्रेशन और आपने स्पेस GS अकेडमी लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह मेरी उस पर बनी हुई वीडियो लाजमी ऊपर नज़र आएगी। अगर आपने कोई और वीडियो देखनी है तो डेफिनेटली आप कंसंट्रेशन के अलावा कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लेट्स से दैट मोल फ्रैक्शन, आप लिखना है मोल फ्रैक्शन स्पेस GS अकेडमी, तो आपको मोल फ्रैक्शन पे वीडियो मिल जाएगी, और आप उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको सवालात भी बीच में बताता रहूँगा कि कौन कौन से बोर्ड में सवालात आते हैं, लॉन्ग कौन से आते हैं, शॉर्ट कौन से आते हैं, मतलब एक थीम बन जाएगी ना कि कैसे करना है एग्जाम को, कैसे क्लियर करना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे इंट्रोडक्शन की प्रॉपरली, जो आपकी बुक के हिसाब से। सबसे पहला जो सवाल वो करता है आपसे, वो कहता है फेज जो है वो क्या होता है। तो फेज जो है आप कह लेंगे आपके पास कोई भी सैंपल ऑफ मैटर है और उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रहे, फिक्स कॉम्पोजिशन रहे, उसको आप फेज कहेंगे। फेजेस चेंज हो सकते हैं, लेट्स से दैट आपके पास पानी है, आपके पास ये बीकर है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें आपको पानी नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे ये एक फेज़ है, ये एक लम्हा है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पानी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका मूड चेंज होता है, आप इसमें जो है वो चीनी डाल देते हैं, C12H22O11 चीनी डाल देते हैं आप इसमें, तो आप क्या होगा कि चीनी और पानी आपस में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे। आपको पता है कि हर जगह से चीनी पानी में डिजॉल्व हो जाती है, तो हम इसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर आप इसको कहेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो है आप कह लें कि ये जो बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये भी एक फेज नया बन गया है, एक इट्स अ न्यू फेज। लेकिन इसको आप फेज कह सकते हैं क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स है, जितनी चीनी डाली थी, जितना पानी है वो फिक्स ही रहेगा, सारी जिंदगी फिक्स रहेगा, ग्लास पड़ा रहा तो फिक्स ही रहेगा। सो डेफिनेटली यूनिफॉर्म भी, कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म रहेगी, और इसके अलावा आप कह लें कि ये सैंपल ऑफ मैटर जो है वो आपके सामने रहेगा, इसको आप एक और फेज कहेंगे। अब आप कहते हैं नहीं कि मूड चेंज हो रहा है, तो लेट्स टेक इट टू अनदर फेज, तो आप इसको जिस तरह लेट्स से दैट मैटर जो है वो सॉलिड हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, गैस भी बन जाता है, तो अपना फेज चेंज कर लेता है। तो हम सोल्यूशन में अमूमन ये वर्ड पढ़ेंगे फेज, कि कौन से फेज में इस वक्त हम बात करें, यानी कि सोल्यूशन के कौन से फेज में बात हो रही है। सिर्फ अगर पानी है तो उसको भी आप सोल्यूशन तो नहीं है पानी, वो तो कंपाउंड है, इट्स मीन समथिंग लाइक। वैसे मैं मजे की बात बताऊँ, पानी जब भी आप ग्लास में डालते हैं, पानी आप जब भी पीते हैं, तो वो हमेशा मिक्सचर होता है कुदरती तौर पर, खाली पानी नहीं आप पी सकते, क्योंकि बारिश का पानी सिर्फ पानी होता है, दैट इज़ ज़ीरो वाटर, उसमें और कुछ नहीं होता, पानी होता है। लेकिन पानी में नमकियात चाहिए हमें, इसलिए बारिश का पानी पिएंगे तो आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। आप लेट्स से दैट बारिश आ रही है, आप छाबड़े से पानी इकट्ठा कर लें, कैसे से साफ पानी हमने इकट्ठा कर लिया, नो डाउट पानी एटमॉस्फेयर से गुजरता हुआ आ रहा है, तो कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस पानी में मिक्स हो जाएंगी, तो किसी हद तक मैं उसको कहूँगा कि वो पानी नमकियात से कह लें कि काइंड ऑफ नमकियात में नहीं है, नमक नहीं है उसमें कोई किस्म उसमें, लेकिन गैसेज हो सकती हैं, तेजाबियत हो सकती है पानी के अंदर, क्योंकि हवा में गैसेज होती हैं। लेकिन जो ज़मीन से कुएं से पानी लिया जाता है, दैट इज़ अ बिग मिक्सचर, उसके अंदर बहुत से सॉल्ट्स होती हैं, उसमें सॉल्यूट्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे फेज क्या होता है, कि जिस वक्त सोल्यूशन आपको जिस कंडीशन में मिल रहा है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज दी फेज। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे बनती है एक डेफिनेशन सोल्यूशन की, तो मैं एक छोटा सा मैजिक करने लगा, ये देखें। तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कहा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, तो मैं यहाँ से इस डेफिनेशन में होमोजीनियस का लफ्ज़ थोड़ा सा तरदीद कर दूंगा इसकी, क्योंकि मिक्सचर में ज़रूरी नहीं कि हमेशा होमोजीनियस हो, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। देख लें फिर यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बात में आपको एडिशन कर दी, राइट। हालांकि आपकी बुक की टेक्स्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता रहा हूँ, बट होमोजीनियस भी मिक्सचर हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। जैसे लेट्स से दैट सॉइल है, यू नो सॉइल, आप पानी में सॉइल डाल देते हैं, ऊपर सारा पानी होगा और जो सॉइल होगी वो कहाँ पर होगी, नीचे होगी।
टाइम कम जब लाएंगे तब तो सारी जगह मिक्स होगी, लेकिन टाइम कम थोड़ी देर के बाद सेटल होने देती है ना सॉइल एमिशन। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दोनों मिक्स तो है आपस में, लेकिन दे आर नॉट प्रॉपरली मिक्स। तो प्रॉपरली मिक्स नहीं है तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं है, ठीक है, नो यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो लिहाजा जो सोल्यूशन होता है वो या होमोजीनियस या प्रॉपरली यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रही हो तो वो होमोजीनियस हो सकता है, या फिर वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। और ये भी मैंने आपको बताया कि दो से ज़्यादा के डिफरेंट मॉलिक्यूल और आयनिक सब्सटेंस में मिक्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसमें मैंने वाटर डाला हुआ है, ये भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसमें मैंने जो है वाटर डाला हुआ है। यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल डालता हूँ, लेट्स से दैट मैं यहाँ पे ग्लूकोज डालता हूँ ना, आपने एनर्जाइज पिया होगा कभी जिंदगी में, नया आपसे हो गया, अभी जाके ले आए मिल जाएगा, या ग्लूकोज डी का डब्बा ले आए मिल जाएगा। तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, व्हाट यू कॉल देम मॉलिक्यूल्स। तो लिहाजा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये आप डाल दें अंदर और ये क्या होगा, ये अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन है, मॉलिक्यूलर होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसमें इंतखाब करते हैं पानी में डालने का नमक, तो फिर स्टूडेंट्स अगर आप नमक डालेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज आयनिक सॉल्यूशन, राइट। इसको आप क्या बोलेंगे, आयनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस आपने पानी में डाला है। तो आयनिक सब्सटेंस डालेंगे तो आयनिक सॉल्यूशन होगा। क्या ख्याल है, इसमें आपको घूमते फिरते नजर आएंगे सोडियम के और क्लोराइड के आयंस, और इसमें आपको घूमते फिरते नजर आएंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका यूनिट टूटता नहीं है, दे नेवर ब्रेक डाउन देयर सेल्स। थोड़ी सी उस्तादी चाहता हूँ, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 So we have hydroxy over here, hydroxy, and we have hydrogens with it, a lot of hydrogens. So that is the structural formula of glucose. ये यूनिट टूटेगा नहीं, कि पानी में चला जाएगा लेकिन ये यूनिट कभी टूटेगा नहीं। तो लिहाजा आप क्या बोलोगे इस यूनिट को पानी के अंदर, अ मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। जैसे लेट्स से दैट आपके पास, हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही है नहीं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है आपके पास, और 1 2 3 4 5 6 आपके पास ऑक्सीजन है, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आपके पास 12 हाइड्रोजन है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये एक एल्डिहाइडिक शुगर है, एल्डोज है, इसके बारे में बाद में में बातें करेंगे, पर अभी मैं आपसे बात करूँ मॉलिक्यूल। लिहाजा मॉलिक्यूल पानी में डालो, होमोजेनियस मिक्सचर बनाओ या हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाओ, मॉलिक्यूलर मिक्सचर बनाओ या आयोनिक मिक्सचर बनाओ, लिहाजा इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। बात करते हैं अगली बोर्ड रेस करके। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे अब अगले टॉपिक की, जिसमें डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशंस की बातें की जा रही है, ध्यान करें जरा मार्कर पे। यहाँ पे हमारे पास अगर एक सोल्यूशन है और आपको नजर आ रहा है कि इसमें मैंने कुछ डॉट्स बनाए हैं, यहाँ पे मेरे पास एक सोल्यूशन है और आपको नजर आ रहा है कि मैंने इसमें काफ़ी डॉट्स बनाए हैं, तो इट्स मीन्स दैट कि इसमें सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है ना, इसमें क्या है, मोर सॉल्यूट। अब वो सॉल्यूट एक ही है या एक से ज़्यादा सॉल्यूट है वो कंसर्न नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम है। तो लिहाजा मैं बोलूँगा लेस सॉल्यूट। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आती है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो उसको हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, क्या लफ्ज़ होगा उसके लिए, कंसंट्रेटेड, यानी कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, यानी मिल्क अगर गाढ़ा है तो वो कंसंट्रेटेड है। अच्छा, अब सॉल्यूट अगर कम होगा तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट, यानी कंपैरिजन किया जाए किसका, सॉल्यूट का, व्हाटएवर द सॉल्यूट या सॉल्यूट्स कह लें, कंपैरिजन किया जाए किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, अगर सॉल्यूट क्या हो लेस और सॉल्वेंट क्या हो ग्रेटर, तो फिर क्या बोलोगे इस चीज़ को, दैट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हमारे पास फिर मुकाबला कर लिया जाए इसी बात का, ठीक है, तो उसमें क्या हो, सॉल्यूट जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाए, डेफिनेटली अब सॉल्वेंट तो अभी भी ग्रेटर रहेगा, मतलब कंपैरेटिवली ग्रेटर। यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, यहाँ पर कंपैरेटिवली ग्रेटर ही रहेगा। तो दैट इज द सॉल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो वो होगा कंसंट्रेटेड, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो, जैसे चीनी डाली है 1 चम्मच आपने पानी के अंदर, सॉल्यूशन, क्योंकि चीनी थोड़ी सी डाली, 1 चम्मच डाली है, अगर 1 गिलास पानी है उसमें आपने 10 चम्मच चीनी डाल दी है तो दैट इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से दुनिया में जो भी सॉल्यूशंस हैं
वो कंसंट्रेटेड हो सकते हैं या डाइल्यूट हो सकते हैं। अब आप एक सवाल और पैदा करोगे यहाँ पे कि सर कंसंट्रेशंस जो है ये कैसे निकाली जा सकती है। तो कंसंट्रेशंस निकालने के लिए आपको करना होगा एक मैजिक, यानी आपने कंसंट्रेशंस मालूम करनी है। अब ध्यान करना है आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे आ गई वीडियो के। हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने आगे निकाला है कि कंसंट्रेशंस मालूम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन मालूम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो लिहाजा सबसे पहला मेथड है परसेंटेज। आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने बता दिया कि भाई इसमें 10% अल्कोहल है और इसमें बाकी आई डोंट नो इसमें 90% जो है वो क्या है, पानी। तो आपने बताया कि 10% अगर अल्कोहल है तो इट मीन दैट ये 10% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल है। इसी तरह से अब स्टेट्स ऑफ मैटर भी आ जाती है परसेंटेज को लेकर। इसमें आप कह लें कि वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के सॉल्यूशंस बन जाते हैं, ठीक है। और ये 4 किस्म के होते हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं डिटेल में बात करता हूँ आपसे, ठीक है। यानी कि परसेंटेज के आगे से कुछ शाखें हैं, दरख्त की शाखें निकल आती हैं, तो लिहाजा ये शाखें हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता दूँगा, ठीक है। तो अभी एक तो तरीका हो गया कंसंट्रेशन मालूम करने का, भी परसेंटेज बता देगा। कोई आया जी, आपकी एक शॉप है, दुकान है, उसमें आप बेच रहे हैं तेज़ाब। अब दुकानदार आया जी, ये फ़लाँ कंपनी का तेज़ाब है, ये तो 5% आपने रखा हुआ है, मेरे पास एक तेज़ाब है जिसकी फीसद 7% है। आप कहेंगे इसकी कीमत क्या? आप कहेंगे जी इसकी इतनी कीमत, इतनी हमारी कीमत है। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, यानी 7% इसमें ज़्यादा सोल्यूट है, इस सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा सोल्यूट है। आप फीसद की मिकदार से आप उसको कहेंगे ठीक है अपना माल रख जाएँ और ये वाला माल हम उसको वापस कर देंगे। तो आपने कंसंट्रेशन की बुनियाद पर फैसला लिया कि हमने ये वाला तेज़ाब बेचना है और ये वाला तेज़ाब नहीं बेचना, तो आपको फ़ायदा हो रहा है ना इस चीज़ से। परसेंटेज अगर पता लगे, अगर दूध है, हम कहें जी इसमें इतने % प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वो सब चीज़ें जो दूध में होती हैं वो मौजूद है, और ये वाला दूध है इसमें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो चीज़ें दूध में होती हैं वो बहुत कम है, तो आप कहेंगे इस दूध का इंतखाब करना चाहिए बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो चीज़ें सिर्फ पानी तो नहीं चाहिए ना बॉडी को, उसमें डेफिनेटली बायोमोलिक्यूल्स चाहिए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, आई डोंट नो, मिनरल्स, काफ़ी कुछ चाहिए। तो लिहाजा वो उस दूध में मौजूद है, तो लिहाजा वो आप दूध जो है वो जल्दी से काबिल इस्तेमाल लाओगे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होती हैं उसमें डिफरेंट उसके यूनिट्स होते हैं। उसमें परसेंटेज को आप ले सकते हैं। फिलहाल पहला यूनिट केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो एक बात सुनो, आप एक और यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। इस यूनिट को इस्तेमाल करके भी आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, यानी आप ये पता लगा सकते हो कि सॉल्यूट कितना है। फिर एक और यूनिट है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। आप मोलैलिटी की मदद से भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। फिर एक और यूनिट है मोल फ्रैक्शन। क्या यूनिट है? मोल फ्रैक्शन। आप इसकी मदद से भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और यूनिट है पीवीएम। पीवीएम, तो दैट इज कॉल्ड parts per million, right? That is called parts per million. इसकी मदद से भी आप क्या निकाल सकते हो? कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। भाई मेरी तो कंसंट्रेशन निकल गई, तुम्हें बता आपको समझ में आ रहा हो। सो हमने क्या सीखा कि कंसंट्रेशन निकालने के बहुत से यूनिट्स हैं। रेस कर लेते, चुटकी मारने का मतलब रेस करो। ओ एक मिनट, मैं पहले रिवाइज कर दूँ। कंसंट्रेशन निकालने के बहुत से यूनिट्स हैं, परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, पार्ट्स पर मिलियन। याद हो जाएंगे ना, मुश्किल तो नहीं लग रहे। 2 नंबर का सवाल आएगा, कर लेना, राइट जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे अब कंसंट्रेशन में परसेंटेज की, तो परसेंटेज को हम समझने के लिए सबसे पहले जो बुक का सिलेबस है ना उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे बात करूँगा ताकि सिलेबस से इधर उधर ना हो जाए, राइट। सो वेट बाय वेट की बात करूँगा, ठीक है। वेट बाय वेट का मतलब ये होता है कि आपने सॉल्यूट लेना है, ठीक है, और क्या लेना साथ इसके? सॉल्वेंट, ठीक है। क्या लेना है? सॉल्यूट लेना है और क्या लेना साथ इसके? सॉल्वेंट। तो आपने क्या लेना है? सॉल्यूट लेना है और सॉल्वेंट लेना है। अब सॉल्यूट आपने याद रखो वेट में लेना है। लेट्स से दैट आपने कोई चीज़ ले ली, बुक के हिसाब से ले लेते हैं,
बुक के हिसाब से हमने ले लिया है, जैसे शुगर ले ली, 5 ग्राम शुगर ले ली, राइट? क्या ले लिया हमने? 5 ग्राम शुगर। 5 ग्राम आपने शुगर ले ली। तो अब सॉल्वेंट आपने डेफिनेटली, आप तो या गिलास में लेते हो या तोल के लेते हो, तो आपने ग्राम में लेना है। तो आपको याद होगा दूध वाला डब्बा होता है ना, वो किलो का डब्बा होता है, यू नो, किलो का डब्बा। किलो का डब्बा मीन्स कि वो उसमें मतलब जितना भी दूध आया था वो 1 किलो तोलेंगे तो 1 किलो 1000 ग्राम निकलेगा। तो आपने अगर लेट्स से 5 ग्राम अगर ले लिया है शुगर को, तो आप खुद बताएं वाटर कितना लेंगे? 95 ग्राम, ठीक है? क्या लेंगे अब आप? वाटर। अब आप खुद टेक्निकली सोचें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है ना। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये वेट बाय वेट है। अब देखें टोटल, लेट्स से दैट के यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिस्टेक भी कर रहा हूँ। आपने ये टोटल 95 ग्राम लेना, क्योंकि टोटल 100 ग्राम हो जाएगा ना। आपने 100 ग्राम लेना है, यानी 100 ग्राम आपने ले लिया वाटर, और आपने ले लिया 5 ग्राम शुगर, ठीक है? 100 ग्राम आपने पानी ले लिया, जिसमें से 5 ग्राम आपने क्या ले लिया? तो 100 में से 5 लिया ना आपने। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ परसेंटेज कि 100 में से 5 नंबर आए हैं, यू नो। तो कितना हो गया? 5% हो गया ना। 100 में से 5 ही नंबर आए, नहीं तो 5% रिजल्ट आना ना। चंगा पड़ेगा करो, चंगा पढ़ो तो चंगा रिजल्ट आएगा। लिहाजा यानी कि इस सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें आपका जो है चीनी बहुत कम है, यू नो, चीनी एंड चीना, नो, बड़ा सारा डल्ला मिल जाए ना चीनी का, दैट इज कॉल्ड चीना। ओके, सो यहाँ हमने क्या समझा? वेट बाय वेट हमने समझ लिया, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट मोर। और हम बात करेंगे आपसे एक एग्जाम्पल की, राइट? एक एग्जाम्पल बुक वाले ले लेते हैं। 2 ग्राम आपने लिया है नमक, और आपने 20 ग्राम लिया है, ये आपने शुगर नहीं लिया, क्या ले लिया? नमक, सॉल्ट। और आपने 20 ग्राम क्या ले लिया? और 20 ग्राम क्या ले लिया? वाटर। वाटर ले लिया, राइट? और फिर आप क्या करोगे? आप 20 में से 2 आपने, तो अब देखो आपको फॉर्मूला आता है, 2 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम, जो भी आंसर आया 200 ग्राम आ गया, डिवाइड बाय 20 ग्राम। तो परसेंटेज आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा ही होता है ना परसेंटेज का। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 9.09%। किसका सोल्यूशन? नमक का। नमक का किसमें? वाटर में। परसेंटेज मालूम कर लिया आपने। दैट इज द वे टू डू इट, राइट? उसके ऊपर आप डाल दो जितना भी रह गया, नीचे आएगा जितना है, और मल्टीप्लाई बाय 100 गोड द परसेंटेज, राइट? परसेंटेज निकालने का मेथड तो आता है ना, अभी तो आगे इंटरपार्टमेंट में आगे आता होगा। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं आपसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। सो स्टूडेंट्स, वेट बाय वेट कर लिया है, ठीक है? काफ़ी वेट निकला है, मेरा तो सिर्फ 100 किलो वेट निकला है। अब आपका कितना है आप कमेंट में बता। अब हम करेंगे, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना लिया करो मेरी बातों, टॉपिक की बातों को सीरियस लेना है तुम लोगों ने। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? हम वेट बाय वॉल्यूम, राइट? हम क्या करेंगे? वेट बाय वॉल्यूम। अब हम करेंगे वेट बाय वॉल्यूम करते हैं। अब स्टूडेंट्स, वेट बाय वॉल्यूम में क्या सीन होने वाला है? यानी आपने सॉल्यूट जो है वो किसमें लेना है? वेट में लेना है। सॉल्यूट ऊपर होता है यार, तो वॉल्यूम नीचे होगा, ठीक है? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट ऊपर है और जो वॉल्यूम होगा वो नीचे होगा। तो सॉल्यूट वेट में ले लें। क्या लेना है? किसका वेट करना है? आपने कर लें, जिस भी चीज़ का वेट करना है कर लें जल्दी से, अकॉर्डिंग टू बुक कर लेते हैं। तो 100 पार्ट्स आपने जो है लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ले लेनी है, ठीक है? ग्लूकोज छोड़ लो, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपने ले ली, और आपने वॉल्यूम क्या ले लिया? 100 पार्ट्स ले लिए। 100 वॉल्यूम लेना है ना जी। 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, किसका? वाटर का ही लेंगे ना। अब समझ में आई आपको? तो इस तरह से आप निकाल लेंगे एक परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को। डेफिनेटली इसमें भी यही सीन करने वाले हैं आप कि 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 100 से गया आंसर क्या? 10। ये तो हुआ कमाल, यानी आपके पास 10% सोल्यूशन आया वेट बाय वॉल्यूम के लिहाज से। तो आई डोंट सी रॉकेट साइंस थी। अब इस तरह ही आप समझ जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होने वाला है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होने वाला है बताएं? आपने सॉल्यूट को लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर आपने सॉल्वेंट को भी किस में लेना है? समझ रहे हैं इस चीज़ को? लेट्स से दैट आपने बुक के हिसाब से एग्जांपल कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ बुक को फॉलो करें। तो लिहाजा आपने ले लिया यहाँ पे जनाब कंसंट्रेशन निकालनी है, सॉल्यूट की वैल्यू निकालनी है, 12% अल्कोहल बना रहे हैं आप, ठीक है? बीवरेज में ना, बीवरेज इंडस्ट्री होती है ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप ये सारी इंडस्ट्री जिस तरह रोर आजकल निकली है, एक नई कोल्ड ड्रिंक निकली है, इस तरह से आप पीते होंगे स्टिंग येलो वाली या रेड वाली जो भी आप पीते हैं, आप कोका कोला पीते होंगे, आप मिरिंडा पीते होंगे, आप फैंटा पीते होंगे,
आप स्प्राइट पीते होंगे, आप 7 अप पीते होंगे, इतनी बोतलों के नाम। पुरानी बोतलों में आप शैंडी कोला पीते होंगे, आप आरसी कोला पीते होंगे, आप पाक कोला पीते होंगे, जो पीते हैं आप। तो लिहाजा आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लेना है, वाटर ले लेना है, और 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लेनी है अल्कोहल। ठीक है, क्या ले लेनी है, अल्कोहल। अच्छा याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप ले रहे हो और एक ले रहे हो 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब की असल कहानी ये है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो, कितने सेंटीमीटर क्यूब हो, 1000, तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो मतलब 1000 लिखा हो या 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, भूल नहीं है। 100 सेंटीमीटर क्यूब इज अ स्मॉलर यूनिट। अगर लिखो ना 100 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डीएम क्यूब बड़ा यूनिट है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब छोटा सा पिद्दा सा निक्का सा यूनिट है यूनिट। तो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है जी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें क्या सीन हो रहा है, सेंटीमीटर आपने ले लिया, 10 सेंटीमीटर क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, 100 सेंटीमीटर पानी ले लिया आपने। लुक एट दैट, इसका क्या बनाओगे, कुलिया, और ये बन जाएगा इसका हुलिया। क्या बना, 10% ही बन गया ना ये भी। 10% जो है आपने अल्कोहल ले लिया पानी में, राइट। अब हम चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज वॉल्यूम बाय वेट। बल्कि वॉल्यूम बाय वेट ले लिया हमने, नहीं वेट बाय वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम बाय वेट नहीं लिया। सो लेट मी जस्ट टेक इट हियर, वॉल्यूम बाय वेट। अब समझ लोगे, आपने ऊपर वॉल्यूम लेना है 10 सेंटीमीटर क्यूब कोई सोल्यूशन ले लेना है, और नीचे वेट लेना है आपने। तो लिहाजा जब आपने वेट लेना है तो आप याद रखिए 100 ग्राम लेंगे हम। ठीक है, डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन। यानी लेट्स से दैट कि आपके पास जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है वाटर में, और टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन आपने कर देना है 100 ग्राम। ये बात याद रखिएगा। आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिए, और आपने 100 सेंटीमीटर 100 ग्राम आपने करना है टोटल सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे पता है आपको, आप एक फ्लास्क ले लें, फ्लास्क ले लिया आपने, इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने डाल दी, क्या अल्कोहल डाल दिया आपने, यहाँ निशान तक भरेंगे ना इसको, उसका मतलब है 100 सेंटीमीटर क्यूब पूरे हो गए। तो आप पानी डाल दें, जाए निशान तक भर दें इसको। ठीक है, यहाँ तक आप भर दें, तो इसका क्या मतलब हो गया, आपने 100 ग्राम तक सोल्यूशन बना लिया है। तो अब देखें इसका भी कुलिया निकाल लें आप, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 ग्राम, तो फिर हो गया कितने परसेंट, 10%। अब ये भी 10% का फॉर्मूला लग रहा है। अब आप लोग सर आप बोर कर रहे हो बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा सही करके पढ़ाओ। तो सही करके पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक, और अब हम बात करते हैं आपसे मोलैरिटी की। सो स्टूडेंट्स, हमने अब कंसंट्रेशन में परसेंटेज पे काम कर लिया है। ठीक है, अब परसेंटेज आपको पता लग गई होगी। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मोलैरिटी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। मोल का मतलब होता है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट, पर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जो यूनिट्स मैंने आपको बताया। पार्टिकल्स की तादाद, आयंस की तादाद इतनी हो तो आप जैसे लेट्स से मैं समझाता हूँ आपको कि 12 अगर आपके पास अंडे हैं, क्या है आपके पास, 1 दर्जन of that. 1 दर्जन है आपके पास अंडे। एग्री कर गए आप, 1 दर्जन क्या है। अगर आपके पास इंग्लिश में कहेंगे तो फिर डोजन, यू कॉल इट एज डजन, राइट। तो ये डजन अंडे हैं आपके पास। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपके पास इतने अंडे हैं, ये इतने अंडे हैं, ओह माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा अंडे हैं, यू कैन इमेजिन इट। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको कंप्यूटर भी गिनने लगे तो बिलियन साल लेगा, बहुत बड़ा नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है कि सहरा की रेगिस्तान की रेत के पार्टिकल्स कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है भाई, सब देखना। अगर आपके पास इतने अंडे हैं तो आप बहुत अमीर आदमी है भाई, पूरी दुनिया के आपको इतने अंडे आ गए, राइट। पहले तो बात है ये मुर्गियाँ कहाँ थी जिन्होंने इतने अंडे दे दिए। अगर आपको इतने अंडे हैं तो आपके पास 1 दर्जन अंडे हैं, द आंसर इज रॉन्ग। आपके पास 1 मोल अंडे हैं। अब समझे बात, आप समझ गए ना, बड़ा यूनिट है। मोल इज अ बिग यूनिट, राइट। जबकि दर्जन इज अ वेरी निन्ना पिद्दा सा यूनिट, तो बिग यूनिट। अगर आपके पास इतने आयन्स हैं, इट्स ओके। अगर आपके पास इतने एटम्स हैं, इट्स ओके, 1 मोल एटम्स, 1 मोल आयन्स। अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने फार्मूला यूनिट्स हैं। पर मैं आपको मोल समझाने नहीं आया, मैं आपको मोलैरिटी समझाने आया।
याद रखिएगा, लेट्स से दैट आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हों सॉल्यूशन में तो पता लग जाते हैं ना, उनकी तादाद का पता लगा सकते हैं ना। अगर आप सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की तादाद का पता लगा लें, सॉल्यूट की तादाद का पता लगा लें, तो आप क्या पता लगा रहे हैं? कंसंट्रेशन। आपने परसेंटेज निकाली थी तब भी कंसंट्रेशन ही पता लगा रहे थे, सॉल्यूट की वैल्यू का पता लगा रहे थे। अभी आप पार्टिकल्स का पता लगा रहे हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का पता लगा रहे हैं, आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। डेफिनेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन मोलैरिटी की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए, डिसॉल्व हो गए 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन के। किसमें? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में याद रखिएगा, कितना वॉल्यूम है? 1 dm³ इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट की पार्टिकल्स का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप ये लगा देंगे, इसको कहेंगे कि आपको मोलैरिटी पता लगी। फॉलो करें एक बात को। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉरी फ्लास्क लगता है 2 नंबर। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, चले मैं आपको पहले 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना सिखाता हूँ। लेट्स से दैट आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम का वजन होता है 23, ऑक्सीजन का वजन होता है 16, हाइड्रोजन का वजन होता है 1। ये कहाँ से पता लगा? प्रोडक्ट टेबल से। अब जब आपने इन सब वजनों को इकट्ठा किया तो आपको पता लगा 17 जमा 23 टोटल 40। क्या पता लगा आपको? एक नंबर 40। आपने पकड़ा तराजू, मेजरिंग मशीन, उसमें जाकर आपने इसको तोला। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कास्टिक सोडे को तोला। कितना तोला आपने? 40 ग्राम। आपने पकड़ा पानी। कितना पानी? चलो फ्लास्क पकड़ लेते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, केमिस्ट्री की क्लास है। फ्लास्क पकड़ लेते हैं। फ्लास्क में आपने डाल दिया पानी, भर दिया पानी भर दिया आपने। तो पानी भर देने के बाद ऐसा करें, छोड़े मूड चेंज। आप छोटा सा लेंगे बीकर, ठीक है, नन्ना पुन्ना पिद्दा सा बीकर, 5 सेंटीमीटर क्यूब 50 सेंटीमीटर क्यूब वाला बीकर। इसमें आपने 40 ग्राम डाल दिया। चले छोड़े मूड चेंज अगेन। आप ऐसा करें 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला बीकर लेंगे, ठीक है। मैं आपको असली बात बताऊंगा ना, मैं नहीं चाह रहा आप लैब में जाके इधर उधर टकरे मारते फिरें। सही चीज़ को बताऊंगा मैं आपको। मैं 100 सेंटीमीटर की वाला बीकर लेंगे, उसमें डाल दें, क्या डालना है आपने? कितना डालना है आपने? 40 ग्राम डालना है। 40 ग्राम आप डाल दें। और जब आपने 40 ग्राम डाल दिया इस बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें फिर पानी डालें, हस्बे ज़रूरत डालें। कितना आपका दिल करता है उतना डालें, थोड़ा डालें, ज़्यादा डालें, लेकिन बीकर से बाहर नहीं निकलना चाहिए भाई, ख्याल करना, ठीक। एक इसमें ले छोटा सा चम्मच। केमिस्ट्री की लैब में जो चम्मच होता है उसे हम कहते हैं स्टीरर। क्या कहते हैं उसको? स्टीरर। एक स्टीरर ले लें। स्टीरर कहते हैं हिलानी को। हिलानी, ये हिलानी होती है, आपने हिलानी होती है इसको। फिर आपको हिलाएं। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिक्स हो जाएगा। वाह, इट्स अमेजिंग, बड़ी अच्छी चीज़ करनी है। अब इसमें जब मिक्स हो गया तो आपने ये मिक्सर किसमें डाल देना है? मेजरिंग फ्लास्क में। इसको मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। जब आपने डाल दिया तो यहाँ तक भर गया नहीं, ये पानी भरते रहे आप, इसके अंदर बाद में और पानी डाल दें। पानी डालते डालते कहाँ तक कर देंगे? निशान तक। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आपने डाल दिया 40 ग्राम NaOH। जैसे कि आपने बना दिया ना 1 मोलर सोल्यूशन। अब तुमको सर 1 मोलर कैसे हुआ? एक बात बताऊँ आपको, 40 ग्राम में NaOH के इतने पार्टिकल्स होते हैं। कहाँ गया वो नंबर? 6.02 इंटू 10⁻23। अब तुम कहोगे सर आपने गिने हैं क्या? 40 ग्राम में इतने NaOH होते हैं। तो भाई ये बात जाके एवोगैड्रो से पूछो, मुझे नहीं पता। एवोगैड्रो ने मुझे बताई, मैंने आपको बताई, आप दूसरों को बता दो, इस बात का। अब तुम कहोगे सर एवोगैड्रो को किसने बताई? एवोगैड्रो को कहा भाई, एवोगैड्रो कहा भाई, मुझे भी ख्वाब आ सकती है, मुझे पता लग सकता है भाई। जो एवोगैड्रो को कहा भाई, पूरी दुनिया ने मान लिया। पूरी दुनिया ने जब मान लिया तो हो गया। बस हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? किसी भी सॉल्ट का मोलर मैथ निकालें, उसको आप पानी में ज़रा सा मिक्स कर लें, फिर मेजरिंग फ्लास्क में डाल के पानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक कर दें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहेंगे मोलैरिटी। अब कहेंगे सर ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या? मैंने भी 1 मोल डिसॉल्व किया ना,
अगर मैं लेट्स से 0.5 मैं 20 ग्राम डिजोल्व कर देता, मैं 5 ग्राम डिजोल्व कर दे, मेरी मर्जी थी, मैं 100 ग्राम डिजोल्व करूंगा, मैं 200 ग्राम। तो अगर आप 40 ग्राम से ज़्यादा करोगे मोलैरिटी बढ़ेगी, 40 ग्राम से कम पानी कितना लेना, 1000 सेंटीमीटर ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप समझ रहे हो, ये सारी बातें इस तरह घूमना शुरू हो जाएंगी। फिर मोल्स भी बढ़ते जाएंगे। फिर नहीं, अब डिपेंड करता है ना, आप पानी ज़्यादा कर दोगे मोल्स उतरे जाएंगे तो मोल्स कम हो जाएंगे, मोलैरिटी कम हो जाएगी। मोलैरिटी इज बेसिकली द कंसंट्रेशन, इज द वैल्यू ऑफ solute in solution. solution, right? That is the value of solute in the solution या in the solvent. So that is what I'm talking to right now, right? अब आपको समझ में आ रही। चलें एक छोटी सी बात और कर देता हूँ। आपका मूड नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने का, आप कह रहे हैं सर भाई गुल्लू को बुलाओ। That is what glucose. C6H12O6। अब इसका वजन बनता है तकरीबन कोई 180 ग्राम, जिस तरह इसका 40 ग्राम बना ना, इसका क्या बनेगा 180 ग्राम बनेगा। 180 ग्राम आप तोलो, 1 लीटर पानी में घोलो और बना लो 1 मोलर सोल्यूशन। समझ में आई बात कि नहीं? तो अगर आपने 180 ग्राम डाला हुआ है पानी के अंदर तो आपको मोलैरिटी का पता है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने 180 ग्राम नहीं डाला, आपने चम्मच भर के डाल दिया, अब आप सवाल करना शुरू करो सर अब बताओ इसकी मोलैरिटी क्या है। अच्छा क्वेश्चन। आपने 1 चम्मच पानी में मिक्स कर दिया और पानी का भी नहीं पता कितना है, तो फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक मैजिकल फार्मूला लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि वो मैजिकल फार्मूला जो है आप सीखें, ताकि आप किसी भी कंसंट्रेशन को निकाल सकें, आप मोलैरिटी को निकाल सकें। तो मोलैरिटी का पेशे खिदमत है फार्मूला। नहीं आया ना, रेस करूँगा तो आया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फार्मूला है कि मोलैरिटी का फार्मूला फॉर मोलैरिटी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना था, मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम ले लो ना, पहले वाला 40 था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी निकालना चाह रहे हो ना, किसकी निकालना चाह रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की निकालना चाह रहे हो ओवर दी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। उसका क्या था, सॉरी लेट्स से दैट, ओके फाइन, 40 तो तोला था ना और उसका मोलर मास भी कितना था, ओके हो गया ना। तो मल्टीप्लाई बाय दी वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना लिया 1000, एग्री? तो इसको से काट दो, राइट, इसको से काट दिया ना, सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मोलैरिटी, राइट। सो आपके पास 1/1 इंटू 1/1000 हो जाएगा। तो ये आपके पास dm³ में इसको आंसर करोगे तो दैट बिकम्स 1/1000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 मोल आपके पास आया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1000 को डेसीमीटर क्यूब मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, आपके पास आया है 1 मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इसको आप सिंपल करके लिख दो, तो लिख दोगे 1 डेसीमीटर क्यूब में। सो 1 मोलर सॉल्यूशन आप उसको कह सकते हो। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। एक एग्जांपल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करने से पहले इस फॉर्मूले को एक और मैजिकली चेंज कर लेते हैं। अब क्या करना है, आपको ये याद होना चाहिए कि नॉन मास ओवर मोलर मास क्या होता है। ये देखो, ये नॉन मास है जो आपको पता हो सकता है, तोल कर पता लग सकता है ना आपको, दैट इज कॉल्ड द मोलर मास, जो कि हमेशा फिक्स है। तो नॉन मास ऑफ मोलर मास हो तो आप कह सकते हो मोल्स। इस दोनों बातों को एक ही बात लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिख सकते हो दोनों बातों को, नंबर ऑफ मोल्स। तो ओवर 1 हो गया, तो नया फार्मूला बन गया ना, क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल इंटू 1 क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ही हुआ ना, ओवर 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन dm³, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³, तो बन गया ना नया फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स ओवर, अगर आपके पास मैस नहीं है, मोल्स डाटे में दे रहा है वो आपको मैस नहीं दे रहा, वो कह रहा है ये मोल्स है भाई, मोलैरिटी बताओ, तो वो जो मोल बता रहा है उसको आपने dm³ से डिवाइड करके मोलैरिटी बता दी, ठीक है। देखो जितने भी मोल्स हैं ये मैंने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया ना, मोल्स ओवर दी डेसीमीटर कोएफिशिएंट। तो यही मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके भी दिखा रहा हूँ इसको। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई ना, मैं आपको एक सिंपल सी मेथड बताता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं अगर रीड कर लिया तो दोबारा बना दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, परेशान नहीं होना। एक एग्जांपल करते हैं, तो सुनो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में वो बता रहा है कि आपके पास अब एक सोल्यूट है, उसका वजन है 27 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 27 ग्राम, और सोल्यूट का नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। अब तुमको कि सर ये कौन सी बला है, क्या नाम है इस बला का, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये सोल्यूट है या सोल्यूशन है,
इसमें लेट्स से दैट ये जो सोल्यूशन है इसमें जो पानी है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है। कंडीशन क्या थी? 1000 सेंटीमीटर क्यूब की, 1 डेसीमीटर क्यूब की। अभी कितना है? 0.5 फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आपको एक और मैं बताऊं, ये जो हमारे पास सॉल्यूट है इसका हम निकालेंगे मोलर मास। वो तो पता ना वो कैसे, 2 पोटाशियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। इसका वजन डालो, प्रोडेबल देख, इसका वजन डालो, इसका वजन डालो, तो उसके बाद का मोलर मास निकालो। भाई इतना आसान है। चलो मैं मुझसे देख लेता हूं। सो यहाँ पे 138 निकलेगा, राइट। देखो ना पोटाशियम का कितना है, 39 है ना। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो फिर टोटल मतलब 16 × 3 करो, तो फिर 16 × 3 करो 12 को 7 को 39 को 2 से मल्टीप्लाई जमा करो, सारा कुछ जमा करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा? 138। कैलकुलेटर निकाल के करो, अभी मुश्किल नहीं है। तो 138 क्या बनेगा? ग्राम पर मोल। ये क्या बन गया इसका? मोलर मास, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर निकालो ना। मेरा लेक्चर लेने से पहले आपको कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर निकाल के पढ़ना चाहिए। चले ब्रेक लेने निकाल के देखें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मोलर मास है। अब देखो फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, याद है तुम्हें? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही है ना? और ये है ना दूसरे में निकाल, नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट था ना, मास ऑफ सॉल्यूट वो लगा लेते हैं ना, वही है ना, मास दिया हुआ ना। जी सर। मास ऑफ सॉल्यूट over the मोलर mass of solute into the 1 by volume of solution। याद रखो एक बात जो मैंने फोकस करवाई थी, dm क्यूब में, है ना। यस सर। अब देखो मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ, ये बात है कि mass of solute दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास हमने पता लग गया है, 1 रहेगा। अब वॉल्यूम कितना है? तो डीएम क्यूब तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना भाई। यस सर। तो ये आंसर डाटा में उसने 500 दिया हुआ है, तो 500 का मतलब है, खुद टेक्निकली सोचो, 1000 का आधा है ना ये, तो फिर 1 का आधा क्या होगा? 0.5। अब समझ यही बात कि नहीं है? 1 का हाफ क्या होगा? 0.5। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.5, है ना। यस 0.5। यस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 27। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा मोलैरिटी में, ठीक है। अब नजर आ रहा होगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 0.3 मोल पर डीएम क्यूब, 0.3 मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया क्लियर कि नहीं? ये क्या निकाला? मोलैरिटी। अगर आप बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए मोलैरिटी निकालो, तुमको खुद ही निकालो, हमको निकाला, मेरे को पता कैसे निकालना। लिहाजा अब आपको मैंने बता दिया कैसे निकालनी, राइट। अब तुमको मैं एक और चीज़ मैं बताऊँ, अभी इसमें डाटा में उसने मैथ दिया हुआ था, ऐसा है ना, और उसने मैथ दिया हुआ था और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ था। ये देखो, ये मैथ दिया हुआ है उसने, ये वॉल्यूम सोल्यूशन उसने दिया हुआ है। अब जब दोनों चीज़ें दी होती हैं ना बच्चों, तो फिर तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर उसने डाटे में मोल्स दिए हो और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हो, मोल्स दिए हो, वॉल्यूम सोल्यूशन दिया हो, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर अभी बताया था कौन सा लगेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं पता, अभी रिमाइंड करके देख लो, बताया था। स्टूडेंट्स देखो, पहला कंसंट्रेशन यूनिट था परसेंटेज, दूसरा कंसंट्रेशन यूनिट था मोलैरिटी। क्या सिखाया आज? मोलैरिटी। अब अगला कंसंट्रेशन यूनिट कौन सा है? मोलैलिटी। मोलैलिटी। अब तुमको सर बहुत टाइम हो गया आपको सुनते हुए, बस कर जाओ। नहीं, मैं आपको ऐसे चुटकी से बताऊंगा कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या फ़र्क होता है, मोलैलिटी में और मोलैरिटी में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको बताऊँ। तो लिहाजा ये देखो, मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, यही था ना, ओवर दी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्यूशन, हाँ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गुड। और 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डीएम क्यूब में था ना। अब आपने ये डीएम क्यूब में नहीं लेना, नो डीएम क्यूब। आपने ये सारा गेम किया डीएम क्यूब में। आपके मेजरिंग फ्लास्क है ना, इसमें होगा ना, यहाँ तक निशान तक भरोगे तो इसमें निशान लगा होता है ना एक मेजरिंग फ्लास्क में, यहाँ तक निशान लगा हुआ है। दैट इज बेसिकली गिव यू एन आइडिया ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या 1 डीएम क्यूब। यही आइडिया मिलता है ना इस फ्लास्क से। अब ये नहीं लेना तुमने, अब तुमने 1000 ग्राम पानी तोल लेना है या वॉल्यूम को तोलना है, मैथ लेना है तुमने।
अगर तुम यहाँ पे ग्राम्स लोगे 1000 ग्राम्स लोगे तो फिर आप मोलैरिटी नहीं निकाल रहे, आप मोलैरिटी निकाल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। समटाइम क्या होता है कि आप मैयर करते हो, समटाइम क्या होता है आप तोलते हो। अगर आप मैयर करते हो तो आप मोलैरिटी निकाल रहे हो, अगर आप तोल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप मोलैलिटी निकाल रहे हो। क्योंकि यू नो समटाइम्स आपके पास कंडीशंस हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस को डील करने की। तो अभी मैं इतना बड़ा बायोकेमिस्ट आपके सामने नहीं बन रहा, आई एम जस्ट अ काइंड ऑफ सिंपल मैन इन फ्रंट ऑफ यू, और उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दैट इज गोना डील विद इट, और इसको आप इस तरह ही डील करेंगे, राइट। तो कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत समझ में सर आप इंग्लिश बोल देते, समझ में नहीं आती इंग्लिश में आप क्या बोल देते हैं, तो आप मेरे साथ हैं, मुझसे लेक्चर्स लेते रहे, इंशाल्लाह जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में ज़रूर आएंगे, राइट। अभी पहला लेक्चर है, थोड़ा सा ज़रा यू नो, तो पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है, अभी तो आगे बड़ा सफ़र बाकी है इस चैप्टर में, बड़ा लेंथी चैप्टर है। मैंने इसको देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लेंथी चैप्टर, कोई बात नहीं, हौसला रखें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई 5-10 लेक्चरों में, 10 ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 10 से कम लेक्चरों में इसको हम कंप्लीट करें, राइट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल की बात मैं आपसे करूँगा इसमें मोल फ्रैक्शन के ऊपर, साथ रहिएगा, चैप्टर को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा अबाउट दी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन अभी निकालना बाकी है भाई, परसेंटेज से निकाल ली, मोलैलिटी से निकाल ली, मोलैलिटी से निकाल ली, हम बात करेंगे आपसे मोल फ्रैक्शन की और ppms की, और उसके बाद थोड़ा और स्क्रिप्ट बनाएंगे इस चैप्टर का और पढ़ेंगे आपके साथ सॉल्यूशंस। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो घर में कोई बात नहीं, सो के बड़ा इजी होता है सब्सक्राइब करना, कोई पैसा नहीं लगता आपका, लेकिन थोड़ी सी हौसला अफजाई हमारी हो जाती है कि चलें जी सब्सक्रिप्शन हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, इट्स गुड। तो अगर कोई आप कमेंट करना चाहेंगे सर थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाया करें, तो कभी कभी मेरा मूड अच्छा नहीं होता, मैं सीरियस होकर पढ़ा रहा था, साथ थोड़ा मूड अच्छा था, ज़रा आवाज़ अच्छी चल रही है भाई, तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा जॉली अंदाज में पढ़ा दिया जाए। अगर कोई बात बुरी लगी तो माफ़रत उसके लिए, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, और हमेशा दूसरों का ख्याल इस तरह रखना है कि आपने उनके साथ सच बोलना है, आपने उनकी कदर करनी है, राइट। दैट्स थैंक्स।